ओके, क्लास 12 आज से हम लोग ऑफिशियली फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले तो सिर्फ मैंने जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका ये देखा था कि उनको फाइनल अकाउंट में कितना आता है। अभी रिद्धि, सिद्धि, अश्विन सबको साथ में सम्स भी करते जाना है प्लस एडजस्टमेंट भी करना है। आपको मैंने ट्रायल बैलेंस खाली करना सिखा दिया ना। आज के और कल के लेक्चर में मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पूरा करवा के देने वाली हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स बताऊंगी, क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके सेंड करने हैं और हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे कि आपका कहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो 2 सम्स मैं करवा के दे रही हूँ, तो स्टेप्स बराबर देख लेना। उसके बाद के सारे सम जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सब लोग को खुद से ट्राई करना है एंड संडे को मैं चेक करके बताऊंगी कि आप लोगों को कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हुई है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दया एंड कश्यमा आर द पार्टनर्स शेयरिंग profit and loss is in the ratio 1:1. From the following trial balance and the additional information, prepare a trading and profit and loss accounts for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. तो आपको डेबिट में बहुत सारी आइटम्स दी है, क्रेडिट में बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो फर्स्ट तो जब आप सम रीड कर रहे हो तभी अपना टीपीबी लिख लो। मैंने आपके सम में लिखा हुआ है ऑलरेडी। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, बी है मतलब बैलेंस शीट, वेजेस फर्स्ट वर्ड वेजेस आया है इसलिए वो कहा जाएगा ट्रेडिंग में। फिर डेटर्स, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो टीपीबी लिखने में तो अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आपका क्रेडिट बैलेंस की साइड में आरडीडी दिया है वो ओल्ड आरडीडी है, एडजस्टमेंट है, फिलहाल कहीं नहीं जाता है इसलिए हम सर्कल करके स्टॉप कर रहे हैं उसको वहीं पर। उसके बाद चलते हैं एडजस्टमेंट पे। अब जब आप सम रीड कर रहे हो, टीपीबी लिखा, एडजस्टमेंट रीड करते टाइम एडजस्टमेंट को भी टिक करते जाओ। क्लोजिंग स्टॉक किसी को अफेक्ट नहीं करता है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीन पर है तो बिल्डिंग को एक टिक किया, मशीन को एक टिक किया। बिल्स रिसीवेबल्स इंक्लूड दिस कॉलम ऑफ अ बिल। तो बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड होता है डेटर्स। तो इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपके बिल्स रिसीवेबल पर भी आने वाला है एंड डेटर्स पे भी आने वाला है। उसके बाद गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस पे, कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो। Write off 1,800 as the bad debts and maintain RDD at 5% of the sundry debtors. तो RDD और bad debt debtors को अफेक्ट करता है एंड जो ओल्ड bad debt आपको डेबिट बैलेंस में दिया है उसको, तो एक bad debt पे टिक करना है और एक debtors पे टिक करना है। तो debtors पे अब तक आपके 2 टिक आ चुके हैं एंड सॉरी bad debt का एक, RDD का एक और थर्ड एडजस्टमेंट का एक, 3 टिक आ चुके हैं debtors पे। लास्ट गुड्स वर्थ ₹6,000 सोल्ड बट नो एंट्री वाज रिकॉर्डेड। तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, फिर से आपके डेटर्स को ही अफेक्ट करेगा एंड सेल्स को अफेक्ट करेगा। तो डेटर्स पे 4 टिक हो जाएंगे, मतलब डेटर्स में काफी एडजस्टमेंट्स हैं तो डेटर्स के लिए अच्छी खासी जगह छोड़नी है। ठीक है, अभी आप लोगों को सम रीड कर लिया। एक चीज यहाँ पर कि ये कैसे पता चलेगा कि बिल डिसऑनर या अनरिकॉर्डेड सेल्स का इफेक्ट डेटर्स पे भी आएगा। डेटर्स कौन होते हैं? हमारे कंज्यूमर। तो जब हम सेल्स करते हैं तो कंज्यूमर्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं और वही कंज्यूमर को बिल देते हैं ना, बिल्स रिसीवेबल। हमने बिल्स रिसीवेबल वाले में पढ़ा था कि हमने कंज्यूमर को गुड्स सेल किया, तो बिल्स रिसीवेबल भी अगर डिसऑनर होता है तो वापस डेटर्स को ही अफेक्ट करेंगे। तो मैं एडजस्टमेंट ये सम खत्म होने के बाद वापस जो क्वेश्चन चलते जा रहा है उनका क्वेश्चन वाइज लिख पा रही हूँ। लास्ट ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने लिखा है नहीं लिखा है प्लीज वापस चेक करके लिख लेना। ये फाइनल टाइम में जब मैं एडजस्टमेंट लिख पा रही हूँ और रिद्धि, सिद्धि, अश्विन आप लोगों को तो लिखना ही है ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट। तो अभी स्टार्ट करने से पहले सम का पहला स्टेप होता है हम लोग जितने भी टीपीबी आइटम्स है, ट्रायल बैलेंस है, उसको खाली कर देंगे। फॉर्मेट बनाया मैंने, ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मोस्टली साथ में ही बनाते हैं ताकि आपको ये डबल टाइम ना लिखना पड़े। कैपिटल अकाउंट सम में नहीं लिया है, कॉलेज में भी नहीं करवाएंगे, बट आपको जो करंट कैपिटल आएगा ना तब इसी चैप्टर में वापस कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बेटर है हम लोग अभी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाना ही है। लास्ट बैलेंस शीट, तो ये 3 फॉर्मेट ड्रॉ किए। इसके बाद लाइन वाइज जाते हैं, खाली करने के लिए। पहला स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट 2 स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम 65,000 और कभी भी ना ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिया है, डेट दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपनिंग स्टॉक ही है। अभी यहाँ पर 1/4/2018 दिया, ओपनिंग ही है क्योंकि 31 मार्च 2019 तो ईयर एंड होता है। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट साइड एंड टिक है तो इनर कॉलम 28,000 एक ही टिक है। फिर वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग टू वेजेस एंड सैलरीज,
9,000। सन्ड्री डेटर्स बिल्स रिसीवेबल के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद सन्ड्री डेटर्स 1,32,500 बहुत एडजस्टमेंट है इसमें। फिर उसके बाद है बैड डेट। अब ट्रेडिंग के बाद सीधा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। तो अभी आप लोगों ने अगर टीपीपी लिखा होगा तो ट्रेडिंग में ज्यादा आइटम्स नहीं होते, 5 से 6 आइटम्स। तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाइन्स तक ट्रेडिंग छोड़ दो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम शुरू कर रहे हैं। 2 बैड डेट, इनर कॉलम और बैड डेट पे भी है ना आपका 2-3 एडजस्टमेंट्स होता है। एक ओल्ड आरडीडी भी माइनस करना है, तो बैड डेट पे यहाँ पे कम से कम 4 लाइन्स छोड़ देंगे आपको। उसके बाद परचेजेस के साथ में ये चेक करो कि रिटर्न है या नहीं। परचेसेस को भी टिक किया हुआ है। कॉलम परचेजेस है 1,48,000 और हाँ आपका एक हिडन एडजस्टमेंट था एडवर्टाइजमेंट, ब्रैकेट में दिया पेड फॉर 9 मंथ्स। एडवर्टाइजमेंट भी आपका इनर कॉलम में ही ट्रांसफर होगा। परचेज और सेल्स जब आप टिक करते हो तब देखना है कि रिटर्न है या नहीं। रिटर्न होगा तो परचेज सेल्स को भी टिक करना है। उसके बाद नीचे आए मोटर कार, तो वीडिएटर्स के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 4 एडजस्टमेंट है ना, 10 लाइन तो छोड़नी है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर मोटर कार। मोटर कार पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 68,000 आउटर कॉलम। मशीन है एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वाला, तो मशीन आ जाएगा 68 के बाद 1,14,800 इनर कॉलम। उसके बाद आपका ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, बैटेड के लिए 4 लाइन्स छोड़ दो। 2 ऑडिट फीस 1,200 आउटर कॉलम। फिर है सेल्स रिटर्न, तो हम यहाँ पर सेल्स दिखाने वाले हैं, उसके नीचे रिटर्न। अभी तक सेल्स का नंबर आया नहीं है, रिटर्न का आ गया, तो रिटर्न इनर कॉलम में लिखेंगे और जो भी माइनस करना है ना वो ब्रैकेट में डालना, ताकि जब फाइनल कैलकुलेशन करो तो उसको पता रहे कि उसको माइनस करना है। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस की आइटम है, 2 डिस्काउंट 2,300। देन बिल्डिंग, मशीन के बाद एक लाइन छोड़नी है, बिल्डिंग 75,000 इनर कॉलम। डेप्रिसिएशन है इस पे भी। कैश एट बैंक, एक लाइन छोड़ने के बाद कैश एट बैंक 12,000। इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेट वेट नहीं दी है, तो ये नेक्स्ट सम हम लोग कर लेते हैं। तो 10% इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एक टिक करना और उसको भी इनर कॉलम में लिखना। तो यहाँ पर 10% इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में 20,000। तो हमारे 2 हिडन एडजस्टमेंट है, 10% इन्वेस्टमेंट और अभी आ रहा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम में 4,500। रॉयल्टीज ट्रेडिंग 3,000। उसके बाद जनरल रिजर्व, नॉर्मली हम लोग पार्टनर्स में बांट देते थे, बट ये फाइनल अकाउंट है, पार्टनर्स में बांटना नहीं है। आपको जनरल रिजर्व को लाइबिलिटी साइड में वैसे के वैसे ही दिखाना है। तो हम लोग कैपिटल के लिए यहाँ पर 3 लाइन छोड़ेंगे, फिर जनरल रिजर्व सीधे आउटर कॉलम में आ जाएगा 14,500। देन कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा आप एडमिशन में करते हो वैसे ही कैपिटल बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में ही ओपन होता है, 160, 120। ये बनाना क्यों जरूरी बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो आपको नेक्स्ट आगे जो सम आएंगे उसमें करेंट कैपिटल दोनों आएंगे, तो उसमें तो अकाउंट बनाना ही पड़ता है, उसमें आप इसके साथ नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्लस माइनस होती है, तो यहाँ सब बनाओगे खाली वर्ड में और आपका इधर उधर हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। इससे बेटर प्रॉपर कैपिटल अकाउंट बनाओ, कुछ भी कैंसिलेशन होता है तो समय पता तो चल जाएगा आपको। उसके बाद है क्रेडिटर 98,000। देन आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी है, तो यहाँ पर
न्यू आरडीडी सॉरी न्यू बैड डेट ऐड होता है, ये मैं दिखा के देने वाली हूँ। यहाँ पर न्यू आरडीडी ऐड होता है एंड यहाँ पर आता है आपका ओल्ड आरडीडी लेस होने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं ओल्ड आरडीडी लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे 1800 लेस। 2 लाइन छोड़नी है न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी ऐड करने के लिए। ये वाला एडजस्टमेंट भी जब खत्म होने के बाद दिखा के दूंगी मैं। सेल्स 2,85,000, तो बाय सेल्स 2,85,500, जैसे 2,000 माइनस हो गया तो 2,65,500 आउट वॉल्यूम। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, सिंगल इफेक्ट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, परचेज रिटर्न 4,000 लेस रिटर्न, ये हो जाएगा 1,44,000, 1,48,000 का रिटर्न 4,000 का माइनस करेगा। लास्ट आइटम डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ने के बाद इस लाइन पे जीपी आएगा, तो बाय डिस्काउंट। और सेट ऑफ नहीं करना है कि उधर भी डिस्काउंट है इधर भी डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, अलग अलग ही लिखाना है। तो ये कर दिया हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप, जितना भी है सब कुछ खाली किया ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस पूरा खाली कर दिया। अभी हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एक बार वापस ठीक से देख लो उन्होंने क्या किया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट हिडन एडजस्टमेंट्स थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको दिया हुआ है 10%, तो अक्रूड इंटरेस्ट करके आने वाला है। उसके अलावा कहीं पे कोई हिडन एडजस्टमेंट जैसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने सारी चीजें जहां जहां थी वहां ट्रांसफर कर दी। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट पे हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं और दोनों देना है, उसके बाद ही नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा 40,000 एंड सेकेंड इफेक्ट आता है एसेट में। तो मेरी यहाँ पर जगह कम पड़ने वाली है तो मैं फिलहाल नोट करके यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, पहला एडजस्टमेंट किया, पहले एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स दिए हमने। उसके बाद डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीन 5% 3% रिस्पेक्टिवली। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है आपका 5%, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, तो 75,000 का 5% होता है 7,500, 10 का 10%, और उसके बाद में यहाँ पर 3,750 माइनस करने के बाद आउट लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 3%, तो इसका 3% हो जाएगा 344, ये भी माइनस करने के बाद आउट कॉलम में। तो मशीन और बिल्डिंग जो है तो माइनस करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 71,250 एंड यहाँ पर आ जाएगा 111,356। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट कॉलम में कहीं थोड़ी to depreciation on machine, building outer column में 3750 to depreciation on machine 3,444। तो ये किया हमने सेकेंड एडजस्टमेंट तक। अब भी बहुत ध्यान से देखना, डेटर्स में जो आरडीडी का एडजस्टमेंट है ना वो हमेशा सबसे लास्ट में आता है। हम एडजस्टमेंट में लाइन वाइज जा रहे हैं, लेकिन आपका जो 5th एडजस्टमेंट है ना वो सर्कल करके रखो, वो लास्ट में करना है, पहले 6th एडजस्टमेंट करना है। तो पहले 3rd एडजस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल इनटू डिसऑनर 3,000, तो लेस सॉरी ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, सभी डेटर्स में ऐड हो जाएगा एंड बिल्स रिसीवेबल से माइनस हो जाएगा डिसऑनर। 3,000 माइनस किया, आउटर कॉलम में आएगा 25,000। ये अभी ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें और ऐड करनी है। देन गुड्स फॉर रुपीज 1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। तो दया के लिए तो ये ड्राइंग है, तो 2 ड्रॉइंग्स 1,000। सेकेंड इफेक्ट, जब भी आपके गुड्स निकलते हैं किसी भी रीजन से, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, सेल्स है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर है, फ्री सैंपल है, एक इफेक्ट हमेशा क्रेडिट के क्रेडिट में सामान बाहर जाता है। तो बाय गुड्स टेकन
बाय दया। कितना था इसका 1000। गुड्स दया लेके गया, दया का है पार्टनर, तो पार्टनर जो सामान लेकर जाता है वो ड्रॉइंग्स और गुड्स बाहर गए। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट लास्ट में करना है, सिक्स्थ पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स है। अरे यार सेल्स को इनर कॉलम में ही रखना था, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। मैंने सेल्स को टिक किया था इनर कॉलम के लिए, रिटर्न्स एड अनरिकॉर्डेड। सेल्स रिटर्न था 2000, तो 2000 माइनस करना है और 6000 ऐड करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो ये करके आपका बाहर आएगा 2,89,500। सेल्स पे डबल टिक करना है क्योंकि अनरिकॉर्डेड एक रिटर्न है, तो हमने रिटर्न माइनस किया और अनरिकॉर्डेड को ऐड किया। सेकेंड इफेक्ट डेटर्स के साथ ऐड करना, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000। यहां तक होने के बाद अब हम फिफ्थ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, एक बार वापस देख लो हमने क्या किया। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, एक इफेक्ट यहां पर, एक इफेक्ट यहां पर। उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हमारा था बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस किया, डेटर में ऐड कर दिया। फिर ड्रॉइंग्स 1000 यहाँ पर, 1000 यहाँ पर। उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स, एक सेल्स यहाँ पर और एक यहाँ पर भी ऐड करना है। अनरिकॉर्डेड मतलब हमने सेल्स किया, रिकॉर्ड नहीं किया, सेल्स को अपने से इंक्रीज करने की जरूरत है। सेल्स किया तो डेटर्स भी इंक्रीज ही होंगे, डेटर्स को भी इंक्रीज किया। तो अभी सिक्स्थ एडजस्टमेंट करने के बाद अभी हम लोग करेंगे फिफ्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट में हमको बोला हुआ है राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट, ये न्यू बैड डेट। यहाँ पर जो हम लोग ने बनाया था, यहाँ पर जो हम लोग ने न्यू बैड डेट लिखा था वहां लिख दोगे 1800 एंड सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद ये दो चीजें 3000 6000 ऐड करनी, न्यू बैड डेट माइनस किया, तो अभी हमको डेटर्स मिलता है 1,39,700 और अभी इस पर निकालना है 5% आरडीडी। ये चीज हमेशा याद रखना, आरडीडी हमेशा लास्ट में ही आता है। डेटर से रिलेटेड जितने एडजस्टमेंट्स है सारे कर दो, उसके बाद आरडीडी। तो अभी 1,39,700 का 5% लेस न्यू आरडीडी, ये आ जाएगा आपका 6985 माइनस करना है। आउटर कॉलम में आएगा 1,32,715। परसेंटेज खुद से निकालना, 1,39,700 का 5%, तो 0 कट और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 6985। तो अब इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, 6985 को यहाँ पर लिखना है न्यू आरडीडी 6985। तो अभी हमारे पास ओल्ड बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिया था वो है 1000, न्यू बैड डेट जो हमने निकाला एडजस्टमेंट से है वो 1800 है, न्यू आरडीडी जो कैलकुलेट किया वो। अब इन सब में से ओल्ड आरडीडी को माइनस कर देना है, तो आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा 7985। यहां तक हमने एडजस्टमेंट्स खत्म किए। सबसे टफ वाला एडजस्टमेंट आरडीडी का ही होता है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पूछेंगे, सेकंड क्वेश्चन में भी है। तो ये एडजस्टमेंट में भी लिखवा के दूंगी, प्लीज ध्यान से देखना। अब इसके बाद दो हमारे हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि जब चेक करोगे तो कुछ भी इनर कॉलम में नहीं रहना चाहिए। तो हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट है, उसमें बोला पेड फॉर 9 मंथ्स, मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना 4500, ये 9 मंथ के लिए पे करती है। हमको कितने महीने का दिखाना था, 12 महीने का। तो अगर 9 मंथ के लिए 4500 है तो 12 मंथ का हो जाएगा आपका 6000, मतलब आउटर कॉलम में आना चाहिए 6000। तो अभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग है 1500। जितने महीने का पे कर दिया है उससे डिवाइड करो, डायरेक्टली अगर करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे आया, 12 में से 9 महीना तो पे कर दिया, अभी भी 3 महीना बाकी है, तो 9 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 1500। तो 1500 आपका आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब अभी भी पे करना बाकी है क्योंकि हमको पूरे साल का दिखाना रहता है। एडवर्टाइजमेंट का कोई भी एक्सपेंस हमको पूरे साल का दिखाना रहता है।
तो अगर पूरे साल का नहीं दिखाया है, 9 मंथ या 4 मंथ या 6 मंथ जो भी दिखाया है, जितने भी मंथ है उतने से डिवाइड करो, जितने मंथ बचे हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करो। अब ये आउटस्टैंडिंग है तो सेकेंड इफेक्ट कहां रहेगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500। एक और एडवर्टाइजमेंट बचा हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर 10%। अब 20,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट बनता है 10% के हिसाब से, वो भी आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं अभी तक। तो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2000, तो आउटर कॉलम में हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 22,000। हमने इन्वेस्ट किया था 20,000, पूरा साल खत्म हो गया, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पर इंटरेस्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस में दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारी इनकम ड्यू हो गई है, तो हमको आउटस्टैंडिंग इनकम करके दिखाना है 2000, 22,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 कैसे आया, 20,000 का 10%। अब जाके आपके सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। हमने लास्ट के जो एडजस्टमेंट्स है उसमें हमने 5th एडजस्टमेंट किया था, उसके बाद हम लोग ने हिडन एडजस्टमेंट्स की। तो कभी भी अगर हिडन एडजस्टमेंट भूल जाओगे तो बीच में चेक कर लेते हैं कुछ भी इनर कॉलम में नहीं है। और जैसे यहाँ से चेक करते हुए चलो, ये आउटर कॉलम में आ गया, ये सब आउटर कॉलम में है, कुछ भी आइटम आपकी इनर कॉलम में नहीं रहनी चाहिए, सब चेक किया, उसके बाद इसको टैली करना शुरू करें। तो फर्स्ट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ तक ही है। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने का मतलब भाई बैलेंसिंग फिगर जैसे हम लोग नॉर्मली फाइंड करते हैं, जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो लिखना है, जिसका कम है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर टोटल हमेशा क्रेडिट साइड का ही ज्यादा आता है, तो दोनों साइड का लिख लेने का 3,30,500, 3,30,500। डेबिट साइड में सारे आइटम्स माइनस करोगे तो 1,09,500, इसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसका सेकेंड इफेक्ट आता है यहाँ पर, ये लाइन ऊपर छोड़ी थी बट जगह कम बढ़ गई, स्टार्टिंग में ही लिखने का हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट। बाजू वाले का कंटिन्यूसली मिक्सर चल रहा है, इसलिए आवाज थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है। मैं नेक्स्ट डे हमने वापस डिटेल में समझा दूंगी। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,500। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स उनको बंद करना है, और जितना भी प्रॉफिट आएगा आपको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जैसे हम लोग एडमिशन में करते हैं रिवैल्यूएशन में। यहाँ पे भी सेम क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आने वाला है, 1,13,300, यहाँ पे 1,13,300। उसमें से हम डेबिट साइड का सब टोटल माइनस करेंगे तो आता है 88,621। 88,621 ये है आपका नेट प्रॉफिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर में, 1:1 का रेशियो दिया हुआ है। दया एंड आशमा, दया आशमा 88,621 को डिवाइड करोगे तो 44,311, 44,311। सेकेंड इफेक्ट कैपिटल बाय नेट प्रॉफिट 44,311, 44,311। अब जैसे हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं सेम वैसे ही बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है। तो इस साइड का टोटल करोगे तो आपका आएगा 1,64,411, और यहाँ का 1,24,4311। 44,000 टोटल मिस्टेक हो गई। 2,04,311, यहाँ पर भी 2,04,311। उसमें से 1,000 माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2,03,311 टू बैलेंस ड्रॉप सॉरी कैरेट डाउन। सेम यहाँ पर भी 3,11,11, यहाँ पे 1,64,311, यहाँ पे तो कुछ नहीं। अब ये आपका कैपिटल, और ये दिखाना है आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी सेक्शन। कैपिटल दया अशामा 2,03,311
164311 ओके। अभी ये कैपिटल का टोटल आएगा आपका आउटर कॉलम में बाहर। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक जन को ₹1 कम मिलता है, क्योंकि फिर टोटलिंग में गड़बड़ हो जाएगी। डेसिमल में आता है फिगर, तो एक जन को हम लोग ₹1 कम दे देते हैं। परमा को ₹1 कम दे दिया तो यहाँ पर इसका 310 हो गया और यहाँ पर भी 310। अब इसका टोटल आउटर कॉलम में लिखते हैं 1 2 6 7 6 3 3,67,621 जो है आपका टोटल कैपिटल। इसके बाद कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट को क्लोज करना है, टैली करना है, दोनों साइड का टोटल आपका सेम आएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल अकाउंट। लेंथी सम है, 20-30 मिनट्स लगता है आपको एक सम में एग्जाम में। अभी आप करने जाओगे तो 45 मिनट जाएगा आपका, लेकिन 2 से 3 सम आपको बहुत ध्यान से करना है, चाहे 1.5 आवर लग जाए, लेकिन आपको सारे एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट्स ट्रांसफर करना सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। हमने सबसे पहले जो चीजें थी वो सारी ट्रांसफर कर दी, उसके बाद में हमने सारे एडजस्टमेंट्स किए, हिडन एडजस्टमेंट्स किए, जीपी निकाला, जीपी को यहाँ पर डाला, फिर एनपी निकाला, एनपी को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1 के रेशियो में, वो यहाँ पर दिखाया, फिर फाइनली हमारा कैपिटल आया, कैपिटल को यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर बैलेंस शीट टैली किया। तो दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। अब इस सम से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो लिखवा के ले लो, और आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा एडजस्टमेंट्स दिखाने के बाद। एडजस्टमेंट्स एक बार में याद नहीं होंगे, तो जब भी आप सम करने जाते हो एडजस्टमेंट बुक में एडजस्टमेंट्स लिख के रखने हैं, ओपन रखनी है। अब 3-4 बार देखोगे तो एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली याद रहेगा, बाहर करने जाओगे कुछ याद नहीं होगा। और आज के समय में जितने भी एडजस्टमेंट्स आए ना वो रिपीटेड कंफर्म आएगा। आपको क्लोजिंग स्टॉक आता ही है, डेप्रिसिएशन आता ही है, वो बैड डेट और आरडीडी भी कंफर्म आता ही है। तो 3-4 एडजस्टमेंट्स जो है वो हर सम में आ जाए तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तब इसके बाद एडजस्टमेंट्स लिखते हैं। तो एडजस्टमेंट में जो कॉमनली और सब जगह पर आता है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में ना कभी कभी 2 वैल्यू मिलते हैं, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, whichever is less। अभी तो इस समय एक ही वैल्यू दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कभी कभी 2 अमाउंट दिया था कि मार्केट वैल्यू इतना है और कॉस्ट इतना है, जो भी कम है वही लेना है, दूसरे अमाउंट को देखना भी नहीं है। तो whichever is less लेना है और उसको 2 जगह पर डाल देना है, पहला, दूसरा। एसेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। प्रॉपर्ली लिखना, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट whichever is less अगर दिया है तो आप एक एसेट साइड में डालोगे और एक क्रेडिट साइड में, सॉरी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट दोनों में से जो भी कम रहेगा उसको उठा के डालोगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट का रहने दो, लेस फ्रॉम दैट एसेट, वो मिलेगा आपको बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बिल्डिंग का हो, मशीनरी का हो, उस एसेट से माइनस कर देना है और सेकेंड इफेक्ट डालना है आपको प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। थर्ड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, इसका पहला इफेक्ट जाएगा बिल्स रिसीवेबल में से लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। सेकेंड इफेक्ट आएगा एड टू डेटर्स, मतलब दोनों इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में ही आने वाले हैं, एक जगह से लेस करना है, एक जगह पर दूसरी जगह दिखाना है। थर्ड है गुड्स वर टू बी टेकन बाय दया, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, एक साइड दूसरी साइड। तो आपको पता रहेगा कि इसके 2 इफेक्ट्स और हमेशा 2 इफेक्ट साथ में ही डालते हैं। इसका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट आएगा कैपिटल के डेबिट साइड। एंड एक चीज अगर आपको कभी भूल जाओ ना कि क्रेडिट डेबिट, एक भी याद रहा तो ऑपोजिट इफेक्ट तो डेबिट ही आता है, एक क्रेडिट एक डेबिट।
अभी अब सब जगह देख लो, एसेट साइड हमारा हो गया डेबिट साइड, सेकेंड क्रेडिट साइड। एसेट साइड होता है हमारा लेस करना, मतलब एसेट में से माइनस करना, डेबिट में से माइनस करना, तो सेकेंड इफेक्ट वापस डेबिट में ही है। यहाँ पर बिल्स इक्वल टू लेस हो, डेबिट में आएगा, एसेट में से ही लेस किया, एसेट में से ही माइनस किया, ये क्रेडिट ये डेबिट। हर एडजस्टमेंट का एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है बैड डेट। बैड डेट से पहले हम लोग अनरिकॉर्डेड सेल्स कर लेते हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स add to sales, add to debtors। सेल्स का रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करना, सेल्स में ऐड कर देना और डेटर्स में भी ऐड करना। अभी सिक्स्थ एडजस्टमेंट सबसे खतरनाक वाला, न्यू बैड डेट। और ये हमेशा एडजस्टमेंट है ना दो के साथ ही आता है, एक आपको बैड डेट दिया रहेगा, एक आपको आरडीडी दिया रहेगा। तो न्यू बैड डेट add to old bad debt, और old bad debt का मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, जो बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको ओल्ड बैड डेट। सेकेंड है add to लेस फ्रॉम डेटर्स। इसका हम पूरा सीक्वेंस लिखवा के देखें। न्यू आरडीडी जो हम कैलकुलेट करते हैं कैल्क ऑर्गेनाइजेशन में, सेम एड टू ओल्ड बैड डेट, लेस फ्रॉम डेटर्स। ये हमारे नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हो गए। अभी हिडन एडजस्टमेंट 8th था एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर 9 मंथ। कभी भी हम लोग जो खर्चा है ना वो पूरे साल का दिखाता है, 9 महीने का ही पे कर दिया होगा, 3 महीने का पे करना बाकी है, तो ये हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, और वो निकालता है एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में दिया है डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका दो इफेक्ट, एड टू एडवर्टाइजमेंट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो ये हमारे 8 एडजस्टमेंट, अभी और बाकी है 2-3 ना, एक हिडन एडजस्टमेंट में वो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट वाला बाकी था, और ये जो बैड डेट और आरडीडी का है ये पूरा सीक्वेंस लिखा के दे, वो एकदम अच्छे से याद कर लेगा उसको। तो भी यहाँ तक हुआ था 8 एडजस्टमेंट, अभी 9 10% इन्वेस्टमेंट। पहले हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, इनटू 10%। अब इस अमाउंट का एडजस्टमेंट एड टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहां दिखेगा आपको, बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमारी इनकम होती है। तो यहां तक उन्होंने 9 एडजस्टमेंट किए थे इस पूरे सम में। अब ये बैड डेट और आरडीडी का सीक्वेंस, जिसके बाद आपको लिखना है 10 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हम किस तरह से दिखाते हैं, पहले हम दिखाते हैं टू ओल्ड बैड डेट, ये कहां मिलेगा आपको, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में। फिर हम इसके साथ ऐड करते हैं न्यू बैड डेट, और न्यू बैड डेट नहीं रहेगा तो बिल छोड़ देगा, ये कहां मिलेगा आपको, एडजस्टमेंट में। फिर इसके साथ हम ऐड करते हैं न्यू आरडीडी, ये भी मिलेगा आपको एडजस्टमेंट, यहां से हम माइनस करते हैं ओल्ड आरडीडी, ये मिलेगी आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। ये सब होने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट आता है। कभी भी आपको अगर एडजस्टमेंट दिया है न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी का, ओल्ड बैड डेट
प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये आपको कहाँ पे चीजें मिलने वाली है वो सब लिखा। अब सेम वे में इसको हम लोग डेटर्स में कैसे शो करेंगे, तो डेटर्स बैलेंस शीट ऐसी साइड में दिया जाएगा, इनर कॉलम में लिखते हैं हम लोग। इसके साथ जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो सब लिखते हैं पहले। अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होता है, अभी हम लोगों ने किया था अनरिकॉर्डेड सेल्स। फिर बिल्स रिसीवेबल डिसऑर्डर, ये सब करने के बाद लेस न्यू बैड डेट। फिर बैड डेट भी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू आरडीडी, वो माइनस करेंगे और फिर आउटपुट में हमारा जो अच्छे डेटर्स बचे वो आएंगे। तो एसेट में इस तरह से सीक्वेंस दिखना चाहिए। डेटर्स, उससे रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट, रिकॉर्डेड सेल्स है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑर्डर है, दिया हो तो, नहीं दिया तो नहीं करना, डायरेक्टली न्यू बैड डेट से शुरू करना। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा इस तरह से, और ये यहाँ पर डेटर्स में दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट आने ही वाला, तो ये प्लीज लिखकर अच्छे से बाय हार्ट कर लेना। अब इसके बाद दो चीजें और बतानी है आपको। ये हो गया 10, 11, 12 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना ट्रायल बैलेंस में दिया, सिंगल इफेक्ट आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी में ही ट्रांसफर करना है। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो दो इफेक्ट है, एक बैलेंस शीट लायबिलिटी और एक एड टू दैट एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसी का ऐड हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हमेशा सिंगल इफेक्ट ही आता है, और एडजस्टमेंट में दिया है तो ही डबल इफेक्ट आएगा। सेम प्रीपेड एक्सपेंसेस है या बाकी चीजें हैं जो आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिए तो सिंगल इफेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी या एसेट जो भी साइड में जाता रहेगा उसमें चला जाएगा। अगर एडजस्टमेंट दिया है तो ही दो इफेक्ट है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड 12 एडजस्टमेंट्स लिखे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जब नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, अगर कुछ नए एडजस्टमेंट्स रहेंगे तो लिखवा के दूंगी, अदरवाइज वो सेम ही है, डिप्रिसिएशन, बैड डेट वगैरह सब रिपीट ही होने वाला है। तो ये जितने भी एडजस्टमेंट लिखवाए हैं वो प्लीज अच्छे से लिख लेना। एंड जब भी अकाउंट्स का लेक्चर है, वन टाइम एडजस्टमेंट को रिवाइज करने का, उसके बाद सम शुरू करने, बाय हार्ट करने मत जाना, कुछ याद नहीं रहने वाला, सिर्फ रिविजन करने का।